गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू नरवाज स्टडी पॉइंट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे कि इस चैप्टर के नाम से पता चलता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी पे। वैश्वीकरण के प्रभाव को हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस तरीके से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वैश्वीकरण बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको एक इन शॉर्ट रिवीजन दूँ तो वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन होता है इंटीग्रेशन बिटवीन नेशंस या फिर कंट्रीज़। इसका मतलब है कि एक साथ आना, समरूपता होना। ठीक है, जैसे आज आप लोग इंडिया में बैठे हो, हरियाणा में, आप लोग मतलब यूपी में कहीं भी बैठे हो, आप लोग महाराष्ट्र में, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरी कंट्री के कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई पेन लेना है, पेंसिल लेना है, कोई टॉय आपने ख़रीदना है, तो आपके पास बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारी चॉइस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो ये सब पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो या फिर हम बोल सकते हैं कि विदेशी व्यापार के कारण, फॉरेन ट्रेड्स के कारण ये सब पॉसिबल हुआ है। फॉरेन ट्रेड्स किसकी वजह से पॉसिबल होता है जी? एमएनसीज़ की वजह से होता है। एमएनसी के बारे में मैंने कल कल की क्लास में भी आपको बताया था। एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनियाँ। ठीक है, तो ये आपने एक कहते हुए सुना होगा किसी को कि जो दुनिया है ना वो बहुत छोटी हो गई है। दुनिया छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो एरिया है वो कम हो गया है। मतलब दुनिया छोटी होने का मतलब है कि आज के टाइम पे आप कहीं पर भी बैठ कर के, मान लीजिए इंडिया में आप बैठे हो, आप अमेरिका में किसी से बात कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो, जापान में कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, मतलब कहीं पर भी आप बात कर सकते हो। किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो हमने कल बात करी थी कि इंडिया ने जो एलपीजी का मॉडल है, एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया ने एलपीजी 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, तो उस टाइम पर एलपीजी हमने अडॉप्ट करी थी अपनी इकोनॉमी में। हाँ, तो उसकी हेल्प से ही या फिर यूँ कहिए कि उसी के जो इम्पैक्ट हैं वो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होंगे आपके, वैश्वीकरण क्या होता है इसके बारे में तो बता चुके हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी वैश्वीकरण के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं जिसकी वजह से जो वैश्वीकरण है वो पॉसिबल होता है। मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी व्यापार, बाजारों के एकीकरण, विश्व व्यापार संगठन, भारत और वैश्वीकरण, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली 2 पार्ट में आपका ये जो लेक्चर है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है देश भर में उत्पादन। तो पहले के समय में क्या होता था? वैश्वीकरण में औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल का निर्यात और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित देशों से तैयार माल का आयात शामिल था। 20वीं सदी के मध्य से चीज़ें बदलने लगी। ठीक है, कुछ कंपनियों ने एक से अधिक देशों में अपना कामकाज शुरू किया और एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम बन गई। इसने आर्थिक गतिविधियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला दिया। यानी पहले क्या होता था कि जो औपनिवेशिक देश हैं उनका जो सामान है, जो कच्चा माल है, वो निर्यात किया जाता था यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। फिर ये लोग क्या करते थे, उस कच्चे माल से उसको तैयार माल में परिवर्तित करते थे और फिर तैयार माल को आयात किया जाता था बाकी सभी कंट्रीज़ में। तो 20वीं सदी के बाद ये चीज़ें जो हैं वो बदलने लगती हैं। तो 20वीं सदी यानी कौन सा टाइम? 1900 से लेकर के 1999 तक का टाइम। तो जो हमारी ईयर्स होते हैं ना, इनसे एक आगे हमारी सदी होती है, यानी +1। अगर आप देखोगे कि मान लीजिए 1700 का टाइम है, ठीक है, 1740, 1750, कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए 1740 की बात हो रही है, तो कौन सी सदी की बात हो रही है? इसमें हम लोग +1 करेंगे इसमें। तो बात हो रही है जी 18वीं सदी की, 18th सेंचुरी की। ठीक है, तो और मान लीजिए 1940 की बात है, 1960 की बात है, कोई भी ईयर आप लीजिए, 1969 की बात है, तो ये कौन सी सदी की बात हो रही है यहाँ पर? 19
+1 यानी 20वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा क्या चला हुआ है 2023, ठीक है। तो 2023 की अगर हम बात करें, देखो 2023 तो कौन सी सदी हुई, 20+1 21वीं सदी, 21st सेंचुरी में हम लोग अभी हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका सदी और जो ये कॉन्सेप्ट था ईयर्स का, ठीक है। तो 20वीं सदी के बाद यानी 1900 वाले टाइम में क्या होने लगा, ये जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी। यानी अब सिर्फ जो तैयार माल था वो अमेरिका या फिर जापान नहीं बनाता था, इसके अलावा भी जापान नहीं हुआ, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ही विकसित देश जो थे सिर्फ वो ही प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे, तैयार उत्पाद वो ही नहीं करते थे, चीज़ें बदलने लगी, ठीक है। सामान दूसरी कंट्रियां जो हैं उनका भी बाज़ार में मिलने लगा। तो ये कब हुआ, 20वीं शताब्दी में ये हुआ। क्यों, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया ये, एमएनसीज़ की वजह से, यानी बहुराष्ट्रीय निगम की वजह से। तो जब एमएनसीज़ आई तो उन्होंने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों को पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला दिया। तो अब देखिए एमएनसी जो है वो क्या होती हैं, एमएनसी एक उद्यम है जो कई देशों में काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई देशों में काम कर रही है, लेकिन एक देश या समूह से प्रबंधित होता है, जो अपने राजस्व का 1/4 अपने देश के बाहर संचालन से प्राप्त करता है। तो एमएनसीज क्या होती हैं, जो एक से ज़्यादा देशों में क्या कर रही हूँ, अपना जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लगाई हो या फिर व्यापार वो कर रही हूँ, मल्टीनेशनल हूँ, ठीक है। मल्टी यानी बहु और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय हूँ, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कैसे फैल सकती हैं और उत्पादों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं। देखिए आपको पता होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी क्या थी, ये भी तो एक कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांसीसी जो थे किस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनियां भारत में स्थापित की, वास्को डी गामा के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ोगे आगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो फैल सकती हैं और नियंत्रित कर सकती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो फैल सकती हैं फिर भी, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो उत्पाद हैं इनके, उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करके, यानी जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उनके साथ क्या कर लें, टाई अप कर लें, तब भी ये फैल सकती हैं। और स्थानीय कंपनियों को खरीद लें और इसके उत्पादन आधार का विस्तार करना, ठीक है। पहले ख़रीद लें उन लोकल कंपनीज़ को, उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका प्रचार करें या फिर उनका विस्तार करें, इस तरीके से भी फैल सकती हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में जब भारत में आती हैं, सबसे पहले वास्को डी गामा जब 1498 में भारत में आता है, तो क्या होता है, वो समुद्री मार्ग खोज रहा था भारत तक आने का। तो वो पुर्तगाली था एक, तो उस टाइम पर उसका मेन मोटो क्या था कि सिर्फ रास्ता खोजना। तो वो जैसे ही भारत में आता है, जिस बंदरगाह पे वो आता है, तो वहाँ पर एक राजा होता है, तो वो राजा क्या है, उसका स्वागत करता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे राजा ने सोचा कि ये जो है ना वो व्यापार के लिए आया है और हमारे देश का जो है वो व्यापारी मार्ग और बढ़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ स्थल मार्ग होता था, फिर राजा ने सोचा कि अभी जल मार्ग से भी हम लोग व्यापार करेंगे, तो उसने सिर्फ पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे वो सोचे। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है, तो वो भारत से मसाले वगैरह जो हैं वो ख़रीद करके ले जाता है और यूरोप में, पुर्तगाल में, वहाँ पर उसको 6 गुना दाम पे बेचता है, तो इससे इसको फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर ये 1502 में फिर आता है। इस तरीके से फिर जो ये पुर्तगाली हैं, जो ये फ्रांसीसी हैं, इन्होंने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की और स्टार्टिंग में इनका जो मेन मकसद था वो सिर्फ व्यापार करना था, लाभ कमाना था। लेकिन फिर होता क्या है, हमारे जो राजा हैं वो, उनकी जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर होने लगी और ये जो कंपनियां हैं इनकी शक्तियां बढ़ने लगी। बेसिकली शक्ति बढ़ने का क्या मतलब है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस का अच्छा हो जाना ही बेसिकली शक्ति बढ़ना होता है। तो जो ये कंपनियां थी इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगी और हमारे जो देसी रियासतें थी उस टाइम पर वो आपस में लड़ने लगी, तो उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया था।
ठीक है। तो ऐसे ही जो स्थानीय कंपनियाँ हैं, कंपनीज़ की बात हो रही नहीं था, तो हम लोग थोड़ा ट्रैक से भटक गए, तो हम एमएनसीज़ की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो एमएनसीज़ में क्या होता है, लोकल कंपनियों को अगर एमएनसी खरीद लें तो भी इनका जो नियंत्रण होता है, जो एक कंट्रोल होता है, वो स्थापित कर सकती हैं, ये फैल सकती हैं छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर या फिर उनके ब्रांड का प्रयोग करके। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार का लाभ। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार हो जाए तो क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। विभिन्न देशों में उत्पादन का प्रसार करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते दामों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं। यानी अलग अलग देशों में जब ये लोग अपने प्रोडक्ट का प्रसार करते हैं तो उससे क्या होता है, सस्ते दामों पर इनको क्या मिल जाते हैं, संसाधन मिल जाते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले, यानी इनकी क्वालिटी अच्छी, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, उन्हें वो रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो सस्ते दामों पर होते हैं जब ये अपने प्रोडक्ट्स का प्रसार अलग अलग देशों में करते हैं। इससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। अब सस्ते दाम पर इनको रिसोर्सेज मिलेंगे अच्छी क्वालिटी वाले, तो इससे क्या होगा, मुनाफा बढ़ेगा। उत्पादन का प्रसार करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित देशों में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना सेटअप किसी भी देश में लगाएंगी तो ये तो है नहीं ना कि वो लेबर भी अपने ही देश से लेकर के आएगी, वहाँ पर काम करने के लिए मशीनरी को मतलब ऑपरेट करने के लिए तो उनको ऑपरेटर की भी ज़रूरत होगी, लेबर की भी ज़रूरत होगी, तो रोज़गार वहाँ पर होगा, तो रोज़गार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे। ठीक है। देश भर के उत्पादन को आपस में जोड़ना, देश भर के उत्पादन को ये एमएनसीज कैसे जोड़ती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के सबसे गरीब उत्पादनकर्ताओं को निम्नलिखित तरीकों से जोड़ती हैं। गरीब उत्पादनकर्ताओं को क्यों लेती हैं, क्योंकि उनसे ये सामान इनको सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो किस तरीके से जोड़ती हैं ये उनको, निवेश के माध्यम से, वहाँ पर क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, संयुक्त उपक्रम के माध्यम से, स्थानीय कंपनियों को लेने के लिए या फिर स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंधन करके। तो निवेश क्या होता है, देखिए निवेश होता है जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। ठीक है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कल की क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। विदेशी निवेश तब होता है जब एक देश की कोई कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में स्थित किसी कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व में निवेश करता है। यानी जब एक देश की कंपनी या कंपनी का कोई व्यक्ति या फिर दूसरे देश में स्थित किसी कंपनी की, मतलब अपने देश में ना करके दूसरे देश में करना। ठीक है, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अपने देश की कोई कंपनी है वो दूसरे देश में जा करके जब इन्वेस्टमेंट करती है उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम क्या होता है, एमएनसीज भी स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाती हैं और विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए अतिरिक्त निवेश करती हैं। अब जो ये एमएनसीज हैं इनके साथ कौन टाई अप कर लेता है, लोकल कंपनीज, स्थानीय कंपनियां, और उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त उपक्रम बोला जाता है। स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण। स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण से क्या मतलब है, एमएनसी उत्पादन कंपनियों का विस्तार करने के लिए कंपनियां उत्पादन इकाइयों को खरीदती हैं। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, लोकल कंपनीज़ को खरीद लेती हैं या फिर उनके जो उत्पादन की इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है उसको खरीद लेती हैं। जैसे कि यूएसए के कारगिल फूड्स ने भारत के पारक फूड्स पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंधन कैसे करती हैं, एमएनसीज अपने ब्रांड नाम के तहत दुनिया भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं। यह विभिन्न उत्पादों के लिए कीमतें, गुणवत्ता, वितरण और श्रम की स्थिति निर्धारित करता है। यानी ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, इनको तो सिर्फ टैग लगाना होता है ना, जो ये प्रोडक्ट्स बनाने का काम है वो किसी भी लोकल कंपनी को दे देती हैं और उसके बाद उसका सामान खरीद करके उसके ऊपर टैग लगा देते, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों के साथ अनुबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार क्या होता है, विदेश व्यापार मूल रूप से दुनिया के दो अलग अलग देशों के बीच व्यापार होता है। यानी दो देशों के बीच जब व्यापार होगा उसको क्या बोला जाता है, विदेशी व्यापार, या फिर इसको इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अब विदेशी व्यापार से बाजारों का एकीकरण कैसा होता है, यानी आप लोग एक मतलब इंडिया जैसे लगा लो, तो इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उससे बाजारों का एकीकरण कैसे होता है।
विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण यानी कनेक्शन में निम्नलिखित प्रकार से सहायता करता है। जैसे यह विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सर्विसेज हैं, उनकी आवाजाही के लिए भी तो सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, इंडिया व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ, इंडिया व्यापार कर रहा है जापान के साथ, किसी भी कंट्री के साथ आप लगा लीजिए। तो जब वो व्यापार करेगा तो क्या होनी चाहिए? आवाजाही, यानी आने जाने की सुविधाएं वहाँ तक होनी चाहिए। वो फिर जल मार्ग भी हो सकता है, स्थल मार्ग भी हो सकता है, हवाई मार्ग भी हो सकता है। यानी आवाजाही की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, आने जाने की सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या है? यह उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करता है। अभी आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास ये तो है नहीं ना कि आप पुराने मॉडल की कोई भी कार खरीदो। आप नई किसी दूसरे देश में बनी हुई फ़ॉरेन कार्स भी, फ़ॉरेन जो मॉडल्स हैं उनको भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एम्बेसडर ही खरीदो, आप टाटा मोटर्स ही खरीदो, आप फोर्ड भी खरीद सकते हो। ठीक है, आप लैम्बोर्गिनी भी खरीद सकते हो। मतलब आपके पास क्या हो गया है? चॉइस हो गया है बाज़ारों के एकीकरण से। ठीक है, बाज़ारों को एकीकरण का मतलब ही यही है कि आपको आपके बाज़ार में वो सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लोगों, विचारों और प्रौद्योगिकी के आवागमन को सुगम बनाना। अब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही नहीं होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी जो संस्कृति है उसका भी जो प्रचार है, या फिर यूँ लगा लीजिए कि जो फैलाव है वो होता है, और उनके विचारों का भी होता है, लोगों का भी होता है, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी आवागमन होता है। उत्पादकों को स्थानीय घरेलू बाज़ारों से परे अपने उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। पहले क्या होता था कि जो छोटे व्यापारी होते थे, या फिर ये लगा लीजिए छोटे काम करने वाले जो कारीगर्स होते थे, उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज़ कि वो उतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करते थे, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को आस-पास में ही बेचते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उनको एक अवसर मिला है, एक अपॉर्च्युनिटी मिली है कि अभी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। ठीक है, अभी वो क्या है, किसी दूसरे देश में भी अपने सामान को बेच सकते हैं, उनको ये अवसर मिला है। खरीदारों को सामान के अधिक विकल्प मिलते हैं। ठीक है, यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, अभी जैसे टॉयज़ की आप लोग देखते हो, चाइना के टॉयज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं और उनकी क्वालिटी जो है वो भारतीय खिलौनों से अच्छी होती है, इसलिए वो जो टॉयज़ हैं वो बिकते हैं। तो उसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, और जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो उससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की होड़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण विश्व में विचारों, उत्पाद विचारों और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण में सिर्फ उत्पादों का आदान प्रदान नहीं होता है, विचारों का होता है, संस्कृतियों का होता है। ठीक है, तो इन सब का जो आदान प्रदान है, इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक पहलू भी हैं, वो आर्थिक पहलू भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। तो ये सारे जो पहलू हैं इनका आदान प्रदान होता है, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होता है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? परिवहन में सुधार। अगर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसमें सुधार कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, यानी अगर आप अपने आईटी सेक्टर का विकास कर लोगे तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, अगर इन सब चीज़ों की
क्या हो जाए, फैसिलिटी मतलब जो है वो हो जाए, या फिर यूँ लगा लीजिए कि आज ये जिस लेवल पर हैं उससे बेटर आप इनको कर दो, सर्वोत्तम सर्वोच्च जो बोला जाता है ना, उस लेवल तक अगर आप इनको कर सकते हो, तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है तो एमएनसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, फॉरेन कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा सभी के लिए। आईटी सेक्टर अगर आपका बेस्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का आपके देश में विकास हुआ है, तो उससे भी आपकी आर्थिक विकास उससे आपका होगा, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही है दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट। अब देखिए कंप्यूटर, इंटरनेट और दूरसंचार का इसमें क्या मतलब है, और आईटी सेक्टर भी इंक्लूडेड है उसमें। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, आप अगर आपके फ़ोन में नेट है, इंटरनेट उसके लिए मस्ट है ना। अब इंटरनेट को ऑपरेट करने के मतलब इंटरनेट की को चलाने के लिए क्या होना ज़रूरी है जी, कंप्यूटर होना ज़रूरी है। और उस कंप्यूटर में आपका वो फंक्शन, आपकी वो ऐप होनी ज़रूरी है जिस पे आप लोग क्या करोगे, शॉपिंग करोगे। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, अभी तो बहुत सारी ऐप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, मान लीजिए इंटरनेट की लो कनेक्टिविटी है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आईटी सेक्टर से आप वाकिफ़ नहीं हो, फ़ोन भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है जी कैसे उसको, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें, उसको ऑपरेट कैसे करें, तो भी ये जो फैक्टर्स हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं, और वो जो प्रोडक्ट है उनका अच्छे तरीके से विकास या फिर प्रचार नहीं होगा। तो अगर आपके ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, इनमें आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है आपके देश ने, तो क्या होगा, आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके देश की इकोनॉमी का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ आया होगा। कल की क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।